So hello and welcome to Jyoth Math class once again. Today we are here with another video. आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स. लास्ट क्लास में हमने बाइनरी नंबर्स किए थे और उससे पहले मैट्रिसेस किए थे. तो आई होप आप लोगों ने मैट्रिसेस की पूरी अच्छे से रिवीजन कर ली होगी और तैयार कर लिया होगा, क्योंकि आज जो डिटर्मिनेंट्स करने वाले हैं जो कि मैट्रिसेस से ही आगे रिलेटेड एक टॉपिक है. तो मैट्रिसेस करते हैं, आज देखते हैं मैट्रिसेस में क्या क्या है. काफ़ी ईजी है, काफ़ी जल्दी खत्म कर लेंगे इसको. आज थ्योरी करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे मैट्रिसेस के. बस इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं इसकी ज़्यादा जो कि याद रखनी पड़ेंगी आपको. बाकी लेट्स स्टार्ट. बहुत ईजी है, करते करते समझ आ जाएगा. डिटर्मिनेंट बेसिकली है क्या? डिटर्मिनेंट सबसे फर्स्ट कंडीशन, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत 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 ज़रूरी है, ये ध्यान रख लेना. इट इज़ ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. अब डिटर्मिनेंट होता क्या? सपोज एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन का, तो ऐसे उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे होंगे A11 A12 ऐसे लिखे होंगे एलिमेंट्स. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको? मैट्रिक्स के लिए जैसे हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं? हम बार लगा देते हैं ऐसे. तो ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज बार, और बार के अंदर मैट्रिक्स लिख देते हैं. तो ये जो बार, जब स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के जब बार लगा देते हैं तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं, उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं. अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देखते हैं. सपोज आपके पास एक डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 1, तो वो बस सिंपल ऐसे ही होगा, एक ही एलिमेंट होगा. अगर ऑर्डर 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर 1 क्रॉस 1 का, तो उसमें एक ही एलिमेंट होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट भी A11. अब अगर ऑर्डर 2 का है तो उसमें क्या होगा? 4 एलिमेंट्स होंगे, A11 A12 A21 A22. तो अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12. ये इसका डिटर्मिनेंट होगा. अब सबसे ज़रूरी, अगर एक 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट दिया है तो उसमें एलिमेंट होंगे ऐसे A11 A12 A13 A21 A31 A22 A32 A23 A33. अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो ना ऐसे साइन लगा लो, प्लस माइनस प्लस, ये लगा लिए प्लस माइनस प्लस. अब करना क्या है? सबसे पहले लिखेंगे प्लस A11 इंटू, अब A11 वाली जो रो है और कॉलम है उसको हटा दो, उसको हाइड कर दो, तो ये वाला पार्ट बचा. अब इस पार्ट को मान लो ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है, और इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे फिर? A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23. ठीक है, ये हो गया. अब नेक्स्ट, इसके आगे माइनस है तो यहाँ लिख दिया माइनस A12. अब इसके बाद A12 वाली रो और A12 वाला कॉलम हाइड कर लिया, तो क्या बचा? ये बचेंगे. ये बचेंगे 4, A21 A23 A31 A33. अब इनको एक डिटर्मिनेंट मान लो और अब इनके हिसाब से लिख दो, तो ये आ जाएगा A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23. फिर नेक्स्ट प्लस A13. अब यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, इसका रो और कॉलम हाइड कर लो और ये 4 बचेंगे. फिर क्या आ जाएगा? A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22. तो ये पूरी एक हो जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू. अब डिटर्मिनेंट जो है वो हम किसी भी रो और कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं. सपोज अगर आपको रो 3 के अलॉन्ग करना है तो ऐसे ही यहाँ के लिए भी साइन होंगे. हमेशा आपने जब साइन डालना है ना पूरे डिटर्मिनेंट के लिए, तो यहाँ से प्लस स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस, फिर ऐसे आओगे तो ये प्लस माइनस प्लस. तो ऐसे ही हर एक आपको एलिमेंट का साइन मिल जाएगा. ये मिल गया साइन. अब जब भी आपको एक्सपैंड करना है किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग, तो इस वाले एलिमेंट को विद साइन लिखना है. जैसे प्लस A31, फिर A31 वाला रो कॉलम हाइड कर लिया, ये 4 बचेंगे, ये लिख दो. डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, आप किसी भी रो कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हो.
अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इफ एनी रो और कॉलम इन एन डिटर्मिनेंट इज जीरो, मतलब अगर एक डिटर्मिनेंट है और उसका कोई भी एक पूरा रो या एक पूरा कॉलम जीरो है तो वो डिटर्मिनेंट जीरो है, बस सिंपल। सेकेंड, if any two adjacent rows of a determinant are interchanged then the determinant remain its absolute value but changes sign। suppose second property क्या कहती है कि अगर जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट ऐसे ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3 और आपने अगर कोई भी रो को या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, सपोज मैंने इस कॉलम को कॉलम 2 को कॉलम 1 के साथ अगर इंटरचेंज कर दिया तो डिटर्मिनेंट की सपोज मान लो कोई वैल्यू थी ऐसे डेल्टा, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल से। तो जब आप इंटरचेंज कर दोगे तो जो नए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो माइनस डेल्टा होगी, बस उसका जो मॉड्यूलस है वो सेम रहेगा, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा तो माइनस डेल्टा। अगर हमने ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में कोई एक ऐसे अगर कोई एक रो इंटरचेंज कर दी तो उसमें भी नेगेटिव, और अगर ऐसे पहले इसको इंटरचेंज किया फिर इसको तो माइनस डेल्टा आएगा पहले, फिर उसके बाद एक और माइनस, तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आप दो चीजें, अगर आप इवन नंबर ऑफ चेंजेस करोगे तो डिटर्मिनेंट सेम ही रहेगा, और अगर आप ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करोगे तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है आपकी वो नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इफ अ डिटर्मिनेंट हैव एनी टू रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। ठीक है, सपोज एक डिटर्मिनेंट है ऐसे, उसमें दो रोज या दो कॉलम सेम है तो इसकी वैल्यू जीरो। अब यहाँ पे दो रोज थे, किसी में दो कॉलम भी सेम हो सकते हैं, या फिर अगर आइडेंटिकल भी है। आइडेंटिकल का क्या मतलब, जैसे ये एक्स वाई जेड है और ये रो थी 2x 2y और 2z, तो इस रो में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर एक्स वाई जेड ही बचेगा। तो अगर इनकी रेशियो भी सेम है कि नहीं दो रोज या कॉलम की, जैसे इनकी क्या रेशियो है 1:2 है हर एक एलिमेंट की, तो अगर रेशियो भी सेम है तीनों एलिमेंट्स की, मतलब वो आइडेंटिकल है, तब भी डिटर्मिनेंट जीरो ही आता है। अब अगर इसमें से आपको कॉमन लेना है के, तो डिटर्मिनेंट में जब भी कॉमन लेते हैं तो वो हर एक रो और कॉलम में से लेते हैं और पूरे डिटर्मिनेंट में से नहीं लेते हैं। तो इसको आप बस ऐसे लिख दोगे कि अगर इसकी वैल्यू जो है वो डेल्टा है तो जब इसको के कॉमन हम ले लेंगे तो जो अंदर वाला पार्ट बचेगा वो होगा डेल्टा बाय के। ठीक है, ऐसे अगर तीनों रोज या तीनों कॉलम या दो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, और सपोज फर्स्ट रो में से आपने लिया के कॉमन, फिर दूसरे में से के, तो बाहर जो है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे सारे, जो भी आप कॉमन ले लो हर एक रो में या कॉलम में। पूरे डिटर्मिनेंट में से कॉमन नहीं लिया जाता, डिटर्मिनेंट में हर एक रो या कॉलम में से कॉमन लिया जाता है, लाइक अ मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं। सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है a11 a12 a13 है ना, ऐसे ही, और 3/3 का है, और जो लास्ट वाली जो रो है वो है a31 प्लस लैम्डा a11 प्लस फिर सेकेंड एलिमेंट जो है वो है a32 प्लस लैम्डा a12, फिर थर्ड एलिमेंट है a33 प्लस लैम्डा a13। तो अब इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो प्लस वाला साइन है ना इसकी जगह हम एक और डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं जिसमें कि ऐसे हो जाएगा a11 a12 a13, ये a31 a32 a33 प्लस a11 a12 a13, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा a11 लैम्डा a12 लैम्डा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्सपैंड कर सकते हैं इस एडिशन वाले को, इस प्लस साइन को यहाँ पे हम एक्सपैंड कर सकते हैं। और अब होगा क्या, क्योंकि ये दो रोज इसमें आइडेंटिकल है तो ये वाला डिटर्मिनेंट तो जीरो हो जाएगा। तो मतलब कि अगर एक डिटर्मिनेंट है और उसमें आप किसी रो में या कॉलम में पर्टिकुलर किसी एक रो को ऐड कर दो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही रहती है, क्योंकि जब एक्सपैंड करेंगे तो वो वाला जो डिटर्मिनेंट बनेगा जो ऐड वाला है वो जीरो ही हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम है। ऐसा आप किसी कॉलम में भी कर सकते हो,
एक एग्जांपल करते हैं, प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की हो चुकी हैं, एक एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे व्हाट आर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि इफ दे ऑल आर पॉजिटिव एक्स वाई जेड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, आप लोग भी ट्राई करो, हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब 1 को मैं लिख रहा हूँ log x अपॉन log x, लिख सकता हूँ आराम से। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या था, log y बेस x, तो उसको ऐसे लिख दिया बेस चेंज फॉर्मूला से, करवाया log वाली वीडियो में, log y बाय log x, फिर ये log z बाय log x, नेक्स्ट log x by log y, log y by log y, then log z by log y, फिर उसके बाद आ जाएगा log x by log z, log y by log z and log z by log z। अब करना क्या है, फर्स्ट रो में से हम 1 अपॉन log x कॉमन ले लेते हैं, ले लिया। सेकेंड रो में से 1 अपॉन log y, थर्ड रो में से 1 अपॉन log z, तो अंदर अब डिटर्मिनेंट बचेगा क्या, ये जब कॉमन ले लिए log x log y log z, सिमिलरली यहाँ पे भी log x log y log z, सिमिलरली यहाँ पे भी log x log y log z। अब एक प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज आइडेंटिकल होती हैं, सेम होती हैं, तो वो जीरो होता है, यहाँ पे तो तीनों ही होंगी, तो क्लियरली दिस इज जीरो और जीरो इनटू दिस, तो फाइनल आंसर जीरो। पहले देखते हैं व्हाट इज अ माइनर। अब माइनर क्या होता है, जैसे सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है आपके पास a11, सपोज ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, तो अब जो माइनर है उसको हम ऐसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो इनके माइनर्स होंगे, जैसे M11 का जो माइनर होगा वो क्या होगा, बस A11 वाली रो और कॉलम हाइड कर लो, तो जो डिटर्मिनेंट बच गया वो M11 का माइनर है, A22 A33 माइनस A32 A33, so this is the minor of M11। ऐसे ही हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं। M12 का क्या आ जाएगा, M12 की रो और कॉलम हाइड कर लो, तो ये आ जाएगा A21 A33 माइनस A31 A23। M13 का आ जाएगा A21 A32 माइनस A31 A22। तो ऐसे आप हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो, बस उस एलिमेंट का जो रो और कॉलम है वो हाइड कर लो, और बाकी जो चार एलिमेंट्स बचे हैं उनको एक 2x2 डिटर्मिनेंट मान के उनकी वैल्यू रख दो, ठीक है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो ऐसे निकल जाते हैं माइनर। अब देखते हैं व्हाट आर कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया होता है बुक्स में, पर हम एक ट्रिक से निकालेंगे कोफैक्टर्स, जिसको कि C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब Cij जो हम बोलते हैं ना, वो होता है -1 पावर 1 प्लस j इंटू Mij, मतलब बस माइनर को, जैसे M11 है तो उसके साथ Cij क्या करना है, -1 की पावर 1 प्लस ij, तो वो आ जाएगा Cij। अब सुनो करना क्या है इसमें। कोफैक्टर निकालने के लिए एक ट्रिक ये है, जैसे एक डिटर्मिनेंट दिया आपको, ये दिया A11, ये ट्रिक ऑलरेडी बता दी है। अब यहाँ पे ना साइंस लगा लो, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन, ये लग गए। अब कोफैक्टर कैसे निकलेगा, बस कुछ नहीं, जो साइन है पहले वो लगा दिया, फिर अब अंदर बस जो उस पोजीशन का माइनर है वो ही लिख दो, जैसे C11 है, बस प्लस साइन लगा दिया, हमें ये वाला कुछ फॉर्मूला नहीं देखना,
C11 पे क्या है, प्लस साइन, पहले प्लस साइन लगा दिया, फिर अब बस माइनर निकाल दो अंदर। माइनर क्या होगा उसका, अभी बताया कैसे निकलेगा माइनर, A22 A33 माइनस A32 A23, ये C11 निकल गया। ऐसे ही C12 माइनस, फिर C12 के हिसाब से जो माइनर निकल रहा है वो निकाल लो, A21 A33 माइनस A31 A23, ऐसे ही C13 क्या हो जाएगा, प्लस इंटू A21 A32 माइनस A31 A22। सो दिस इज कोफैक्टर। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जा सकता है, ठीक है, ये कोफैक्टर हो गया। अब मेन एक प्रॉपर्टी जो आती है, इफ इन अ डिटर्मिनेंट, अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया और उसकी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी किसी भी रो या कॉलम के। मतलब डेल्टा इज इक्वल टू A11 इंटू C11 प्लस, ये अगर मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग ले लूँ, A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ऐसे किसी भी कॉलम के अलॉन्ग भी हो सकता है, किसी भी रो के अलॉन्ग ये हो सकता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी अगर आपने किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के कोफैक्टर्स और उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दिया, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी, अगर आपने एक डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स तो ले लिए मैंने रो 1 के, पर अगर मैंने कोफैक्टर ले लिए रो 2 के, ठीक है, तो इनका जो सम आएगा ना, दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर आप किसी एक रो के एलिमेंट लेते हो और उनको मल्टीप्लाई करते हो किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से, तो उनका जो सम आएगा वो 0 होगा। ऐसे ही सेम फॉर कॉलम, कि अगर एक कॉलम के आपने एलिमेंट्स लिए और उनको मल्टीप्लाई किया दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से, तो सम 0 आएगा। व्हाट इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए जो हम बोलते हैं वो क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। सपोज ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट था, फिर इससे आपने इसका कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट निकाल लिया, इसको मैं ए सी से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसमें आपने जैसे यहाँ A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33, ये एलिमेंट्स का जो नॉर्मल मैट्रिक्स था, फिर हमने इन सब के कोफैक्टर निकाल लिए, C11 C21 C31 C12 C22 C32 C13 C23 C33, ये कोफैक्टर का हो गया इनका डिटर्मिनेंट। अब अगर हम इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, तो जो मैट्रिक्स आएगा, मतलब कि ए सी का जो ट्रांसपोज आएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं ए सी टी, तो जो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आएगा ना, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ए, दैट इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। कि अगर पहले आपके पास एक ए मैट्रिक्स था, फिर आपने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें उसके कोफैक्टर लिखे, फिर उस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का जब आपने ट्रांसपोज ले लिया तो उसको बोलते हैं एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं एडजॉइंट की जो होती हैं, मैं फटाफट से लिख देता हूँ, सारी नहीं लिखूंगा, जो यूजफुल है वो लिखूंगा, ऐसे लिखने के लिए बहुत सारी हैं। फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए इंटू एडजॉइंट है जब हम करते हैं, सो इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब अगर आपने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो कोई नंबर ही होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई मल्टीपल आएगा वो। फाइन, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू determinant of A power n minus 1 where n is the order of matrix A। और क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होते हैं, तो n जो है वो ऑर्डर का कोई भी एक नंबर हो सकता है, जैसे 2 क्रॉस 2 तो n2 हो जाएगा। n is the order of matrix, ठीक है।
थर्ड प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे लेते हैं दैट इज एडजॉइंट ऑफ, अगर दो मैट्रिसेस हैं, पहले उनको मल्टीप्लाई किया फिर उनका एडजॉइंट ले लिया, तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। फाइन। तो ये प्रॉपर्टीज थी जो मेन थी। अब देखते हैं व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एग्जांपल बाद में करेंगे, अभी इनवर्स देखते हैं पहले। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स करने से पहले दो टाइप ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, एंड सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन सिंगुलर का करता है। तो जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इनवर्स होता क्या है ये देखते हैं। इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, जैसे सपोज मैंने कहा ए इनवर्स, तो अगर मैं ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उसको मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ये मतलब होता है इनवर्स मैट्रिक्स का, कि अगर आप एक मैट्रिक्स के साथ एक ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो जिसके साथ इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए आंसर, तो मतलब वो मैट्रिक्स जो है वो उसका इनवर्स है। फाइन। अब इनवर्स निकालते कैसे हैं। इनवर्स निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है थ्रू एलिमेंट्री ऑपरेशन, सेकंड होता है थ्रू डिटर्मिनेंट मेथड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जरूरत नहीं है, ये स्कूल के लिए, ये आप लोग स्कूल में सीख लेना, ठीक है। यहाँ पे हम अभी ये वाला मेथड करेंगे कि डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है। अब डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स आएगा उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक नंबर होगा उससे डिवाइड कर दो उसके हर एलिमेंट को, और इसीलिए कंडीशन थी कि डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वरना ये टर्म डिफाइन नहीं हो सकती। और इसीलिए सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता और नॉन सिंगुलर का ही करता है बस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। फर्स्ट इज, अगर एक इनवर्स का इनवर्स कर दोगे तो वापस से सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। ए इनवर्स का इनवर्स इज ए। देन सपोज एक मैट्रिक्स है, पहले आपने उसकी पावर की के, पावर के करने का क्या मतलब है, सपोज पहले आपने किया a फिर a स्क्वायर फिर a क्यूब फिर उसका इनवर्स किया, तो इट इज सेम एज अगर आप a इनवर्स कर लो और फिर उसको पावर कर लो, ठीक है, वो सेम बात ही रहती है। नेक्स्ट, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये ध्यान रखना आप लोग कि अगर हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसका इनवर्स ले रहे हैं तो इट विल बी सेम एज अगर हम बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स के इक्वल नहीं होता ये, तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, अगर हम ए इनवर्स पहले निकाल लें और फिर उसका एडजॉइंट लें तो इट विल बी सेम एज अगर हम एडजॉइंट ए निकाल लें पहले और फिर उसका इनवर्स करें, ठीक है, ये सेम रहता है। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ, अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालें तो इट विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर, ये याद रखना है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो विद दिस वी आर डन फॉर टुडे। एंड आज हमने किया डिटर्मिनेंट्स हमने बेसिक से स्टार्ट किया और हमने देखा इनवर्स तक। अब बस इसमें जो टॉपिक्स रहते हैं दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एंड उसके बाद जो रहता है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
ठीक है, तो वो हम लोग कल कर लेंगे फटाफट 10 मिनट में वो करेंगे, फिर एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो आज आप लोग ये टॉपिक्स पूरे रिवाइज कर लेना, प्रॉपर्टीज देख लेना, एडजॉइंट क्या होता है, माइनर्स, कोफैक्टर्स, ये सब आप रिवाइज करना, इनवर्स निकालने की प्रैक्टिस करना थ्रू दिस मेथड, और एक बार एनसीईआरटी रीड करना मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की। कल मिलते हैं फिर विद एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, थैंक यू।